का बात मत भाई, दोबारा हम नहीं सुनो, ओए दोबारा फिर नहीं लिखवाएंगे ना, हम दोबारा बोलेंगे, इसलिए प्लीज आप इधर देखिए और बात करते मिलेंगे हम बाहर निकाल देंगे भाई। यदि आपको लगता है कि बात करना है मुझे तो सीधा बाहर निकाल देंगे हम, इसलिए प्लीज यहां बैठ के बात ना करें। यदि आपको ज्यादा बात करने की इच्छा है तो चले जाए नीचे और बाहर जाके बात कर लें। चलो, गंगा नदी तंत्र देखिए, यहां गंगा नदी ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी उत्तराखंड का कौन सा जिला है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गंगोत्री और यमुनोत्री, अभी कुछ नहीं बनाना नहीं है, सिर्फ देखते रहिए, अभी हम पूरा मौका देंगे। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री ब्लॉक है। हर जिले में कुछ ब्लॉक होते हैं जहां वीडियो हैं। गंगोत्री ब्लॉक है और यमुनोत्री ब्लॉक है। गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का ब्लॉक है। इस गंगोत्री ब्लॉक में एक पहाड़ का गुफा है, इसका नाम है गोमुख। गोमुख और गंगोत्री से ऊपर एक ग्लेशियर हम पहले समझाए थे। हिम की नदी या बर्फ की नदी को हिमनद कहते हैं। जब बर्फ चलने लगे, बर्फ में मूवमेंट आ जाए तो उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। इसका नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, हिंदी में गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद गंगोत्री ब्लॉक के अंदर गोमुख है। पहाड़ का एक गुफा है, झील जैसी आकृति है, उसका नाम है गोमुख। ये गंगोत्री के अंदर है और गंगोत्री के जस्ट ऊपर में गंगोत्री ग्लेशियर है। और इसी उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री भी है। और आपको पता है कि उत्तराखंड में 4 धाम है। भारत में भी 4 धाम और उत्तराखंड में भी 4 धाम। भारत के 4 धाम, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका। उसी तरफ उत्तराखंड के भी 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। उत्तराखंड के 4 धाम पूछे तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उन 4 धाम जो उत्तराखंड का है उसे जोड़ने के लिए एक रास्ता मोदी जी बनवा रहे हैं जिसका नाम है 4 धाम मार्ग। ये करंट अफेयर में आ सकता है। 4 धाम मार्ग किसको जोड़ रहा है? भारत के 4 धाम कि उत्तराखंड के 4 धाम? बिल्कुल। आप केदारनाथ चले जाते थे तो उसी रूट में था बद्रीनाथ, लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री के लिए फिर लौट के आना पड़ता था। अब वैसे नहीं करना होगा। मोदी जी पूरा कंप्लीट एक रूट बनवा रहे हैं जिसमें 4 धाम आप एक ही रूट से चले जाएंगे। और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत बड़ा फंड है उसमें, बहुत बड़ा उसमें प्रोजेक्ट है। तो 4 धाम उत्तराखंड के 2 अलग हैं और भारत के अलग। उत्तराखंड के 4 धाम में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और भारत के 4 धाम में उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका। तो भैया ये जो उत्तरकाशी जिला है उसी में गंगोत्री और यमुनोत्री है। गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री में गोमुख नाम का एक झील है, गुफा है पहाड़ का। और गंगोत्री ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक में नहीं, इससे ऊपर गंगोत्री ग्लेशियर है। और यहाँ यमुनोत्री ब्लॉक है। यमुनोत्री ब्लॉक में एक पहाड़ है। यमुनोत्री ब्लॉक में एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ, इस पहाड़ का नाम ही है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ एक पहाड़ है। और बंदर पूंछ में बंदर पूंछ का जो पहाड़ है उसके अंदर एक ग्लेशियर है। बंदर पूंछ में भी क्या है? जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है नहीं,
उसी प्रकार यमुनोत्री ब्लॉक के अंदर जो बंदरपूछ पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक हिमनद, ग्लेशियर माने हिम की नदी, बर्फ की नदी, उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। उसका नाम क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद। ग्लेशियर को हिंदी में बोलते हैं हिमनद। अभी आपको समझना है, एक बड़ा जिला है उत्तराखंड का उत्तरकाशी, उसमें गंगोत्री और यमुनोत्री है। यहां तक समझ में आ रहा है? गंगोत्री के अंदर एक पहाड़ का गुफा है जिसका नाम है गोमुख, जिसका नाम है गोमुख। इसी के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। समझने में कोई दिक्कत तो है नहीं। इसी के जस्ट ऊपर में थोड़ा जाइएगा तो यमुनोत्री ग्लेशियर है, उत्तरकाशी में है, उसी जिले में है। उसके अंदर एक बंदरपूछ पहाड़ है और उसी पहाड़ में वो हिमनद है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जानवी नदी निकलती है। कौन नदी? जानवी। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है? जानवी। गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जानवी, और जानवी नदी आके इस गुफा में, ये जो गंगोत्री में गुफा है गोमुख, उसमें गिरती है। अब गुफा के आकार उतना बड़ा थोड़े ना होगा कि पानी को स्टोर कर लेगा, सारा का सारा बाहर नहीं जाने देगा। एक समय आएगा जब ये गुफा भर जाएगा पानी से, तो गुफा भरेगा तो यहाँ से भी क्या होगा? पानी बाहर निकल जाएगी गुफा में से। जब जानवी का ही पानी गुफा से बाहर निकलती है तब इसका नाम पड़ता है भागीरथी नदी। गंगा नहीं, ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी। भागीरथ जी वो राजा थे जो तपस्या करके गंगा को धरती पर लाए थे। आसमान में बहती थी गंगा, तपस्या करके लाए कि चलो जमीन पर चलिए, वहाँ लोगों को बड़ी दिक्कत है। तो गंगा आई, अब धरती पे आई तो बड़ा अच्छा लगा उनको धरती, तो मन किया उछल कूद करने का। तो वहीं एक ऋषि थे, जन्नुम ऋषि, उनके कुटिया को बहा के लेके चली गई। क्या कुटिया को बहा दी? आए ऋषि, बोले कि कुटिया हमारा कहाँ चला गया? तो देखा ये नदी गंगा जो है बहा के लेके चली गई, पूरा गंगा नदी को ही पी गए, खत्म गंगा। भागीरथी जी आके गोड़ हाथ पड़े कि क्या कर दिया आप, हम बड़ी मेहनत से तपस्या से ले आए थे। तो बताया कि ऐसा ऐसा गलती किया तो क्या करें, तो अपना देख रेख में लाया था, देख रेख में रखता। तो गंगा जी आई, फिर बहुत मुश्किल से ऋषि से विनती किया गया, तो गंगा फिर जानवी से प्रकट हुई। कौन? भागगंगा, जिसको हम लोग भागीरथी का धार्मिक मान्यता है अपना अपना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। बात वही है नहीं? वही बात है। एक फिल्म में दिखाया जाता है कि पत्थर है जी, पत्थर है, ये क्या है, इसको आप क्या बोलेंगे? पत्थर। कुछ देर बाद उसको लोग पूजा करने लगे, अब क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भगवान। इसको भगवान किसने बनाया? आपकी भावनाओं ने, आपकी आस्था ने, है ना? किसी को भी अच्छा, अलकनंदा को बहू, भागीरथी सास। आप नई भावना ले आए। अच्छा, शांत बहती है इसलिए सास हो गई, और जो उछल कूद करके बहती है वो बहू हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं, आपने बड़ा बढ़िया लॉजिक दिया। ये थोड़ा धीरे बहती है तो सास, और उछल कूद के चलती है तो बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आ गया ये सही, आपका कॉन्सेप्ट भी सही है। इस बात को हम नहीं जानते थे भाई, आपने बताया, अच्छी बात। अगले क्लास में हम भी इसका चर्चा कर दिया करेंगे। हम पता है आप लोगों से भी हम सीखते रहते हैं। अब जब अगला टीचर के बैच में जाएंगे ना, तो ये वाला बात बताएंगे, सास है ये बहू है। चलिए भाई, यमुनोत्री के बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना। कौन निकलती है? यमुना नदी। अब ये वाला फोटो मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग, इसको बना लीजिए। उसके बाद अगला फोटो फिर बनवाएंगे। गंगा नदी 3-4 पन्ना लगेगा इसमें, एगो पन्ना में गंगा नहीं बनेंगी। बनाइए, खिसिया के मत देखिए, बनाइए, खिसियाइए मत। बंदरपूछ में यमुनोत्री ग्लेशियर है। बंदरपूछ में, हाँ जी, बंदरपूछ में यमुनोत्री ग्लेशियर से सर पहुंच पूछोगे इतने में?
अब बताइए ना। अच्छा लिखवा देंगे, टेंशन ना। पहले बना लो तो फिर करेंगे। लिखा तो सब है ही, फिर भी मन, विद्यार्थी को मन है कि लिखवाइए सर की जानवी गंगोत्री से निकलती है, फिर गोमुख में आके मिलती है, फिर गोमुख से आगे जो नदी निकलती है उसका नाम भागीरथी है। लिखवा देंगे 4 लाइन में, दिक्कत क्या है, लेकिन 4 लाइन लिखवाएंगे। ना अब हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है, तुम लोग ज्यादा पढ़वाओगे तो हम फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर देंगे। फिजिक्स का पी एम नहीं करता, हम कहां से पढ़ा देंगे, हमको खाली भूगोल आता है। अच्छा शांति रखिए, थोड़ा भी भूगोल, गंगा जी में सैर कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं आप लोग, ये समझ में नहीं, चुपचाप नहाइए, चलिए दर्शन करते हैं भगवान शिव जी के। चुपचाप नहाइए, चलते हैं, बाबा को बोलते हैं कि जल्दी से मास्टर बनाइए। हाँ गंगोत्री का सैर कर रहे हैं, चलिए पहले बन जाइए, बात की बात है नहीं सर। ठंडा में तो जाएंगे नहीं, रिजल्ट हो सकता है आपके ठंडे में आ जाए, जाएंगे अगले साल जून में ना, 22 जून में। आइए, छिप के बड़ा निकल रहे हैं, नजर पड़ गया हमको, पैर चाप के आए हैं। हाँ जी, कुछ बात है जो लिख लीजिए। आपकी इच्छा थी, बहुत दिली इच्छा, पता नहीं क्यों ऐसी इच्छा पालते हैं आप लोग, सामने जब बना दिया तब भी। चलिए लिखिए, लिखिए गंगोत्री हिमनद से, लिखिए गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से जानवी नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर एंड हिमनद, गंगोत्री हिमनद से जानवी नदी, जानवी नदी निकलती है। लिख लिए, लिखिए यह नदी गोमुख में आके मिलती है। यह नदी गोमुख में आकर, सेम बात तो है जो देखे थे तुम लोग, यह नदी गोमुख में आके मिलती है, गोमुख में आकर मिलती है। यह नदी गोमुख में आकर मिलती है। गोमुख गुफा है पहाड़ का। देखिए गोमुख के बाद, गोमुख के बाद, देखते रहो लिखते रहो, गोमुख के बाद जो नदी आगे आती है, गोमुख के बाद जो नदी आगे आती है, देख लिए, उसे भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। उसे देखो ऐसे जरूरत नहीं है लिखने का, जिनको लगता है कि हमको जरूरत हो वो लिखे खाली। देखिए उसके गोमुख के बाद जो नदी आगे आती है उसे भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। हो गया। अब लिखिए यमुनोत्री, यमुनोत्री के अंदर बंदर पूंछ पहाड़ है। यमुनोत्री के अंदर बंदर पूंछ पहाड़ है। यमुनोत्री के अंदर, रेगुलर क्लास आना है, यमुनोत्री के अंदर बंदर पूंछ पहाड़ है। बंदर पूंछ पहाड़ है जिसमें यमुनोत्री हिमनद है,
जिसमें यमुनोत्री हिमनद है। ये बंदर पूछ पहाड़ है जिसमें यमुनोत्री हिमनद है। काम तो आएगा फोटो, ये लिखल का काम नहीं आना है। लिखल तो किताबों में है, लूसेंट में जाएगी सब बतिया लिखल है, हर किताब में, एनसीईआरटी फैंसीईआरटी सब में लिखा है। लिखो लिखो क्या लिखे, बंदर कुछ पहाड़ है जिसमें यमुनोत्री हिमनद है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। अब आइए, अब देखो विद्यार्थी, अभी बनाना मत, सिर्फ देखना। देखो ये गोमुख है। अब बात करोगे तो कोई फायदा नहीं होना, उल्टा हमें तंग करोगे। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, ये गोमुख है। और हम चाहते नहीं, दिन भर पढ़ाते पढ़ाते इतना पक जाते हैं कि थोड़ा भी बोलने का एक्स्ट्रा मन नहीं करता। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हम जब बताएं तो एकदम क्लास में रहिए, एकदम कंसंट्रेशन के साथ। ऐसा लगे कि आप एकदम गोमुख के पास बैठ के एक लोटा पानी निकाल के पी रहे हैं वहीं बैठ के। गंगा का पानी वहाँ पीने लायक होता है। हाँ चलिए, देखो भाई, भाई इधर आइए। गोमुख से बताओ क्या लिखे इसका नाम? भागीरथी। भागीरथी नदी। इधर एक ग्लेशियर है, इसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। खतरी नहीं, खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग हिमनद, खतलिंग ग्लेशियर। ये नहीं हो याद रहेगा तो काम चलेगा। आपसे नहीं पूछने जा रहा है ग्लेशियर, फिर भी आप लोग थोड़ा टेढ़े टाइप के विद्यार्थी हैं तो पूछेंगे हमसे, सर ये कहाँ से निकलती है? तो इससे पहले हम लिख दिए कहाँ से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी। कौन सी नदी? भिलंगना नदी। ये निकलती खतलिंग ग्लेशियर से। सुनिए, भागीरथी और भिलंगना दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जहां एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी डैम। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। यहां पहले एक टिहरी शहर था जिसको बांध बना के डुबा दिया गया, और शहर के लोगों को, हाँ जी सीबीएसई इधर कह रहे भैया कि बांध बना करके या उस शहर को डुबा दिया गया। अब वहां से लोगों को जानबूझ के थोड़ा डुबाया गया, वहां के लोगों को निकाल के कहीं और बसाया गया पहले, तबे डैम बनाया गया। अब सुनिए, यहाँ टिहरी डैम बनाया गया। भाई भिलंगना नदी यही खत्म हो गई। क्वेश्चन कई बार आता है कि टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पर है? भागीरथी भिलंगना। भागीरथी गोमुख से, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से। अभी बनाना मत प्लीज। ये नदी जो आई आ गई, कौन नदी है? भागीरथी। इधर दो ग्लेशियर, पूछना मत। अभी जो काम हम करेंगे ये सब काम कंप्लीट उत्तराखंड में होगा। ये मत पूछना सर कहाँ है, सब उत्तराखंड में रहेगा, दोबारा मत पूछना। देखो ये सतोपंथ ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी जिला से निकल गए हैं जी। अब उसी जिला में नहीं, पूरे उत्तराखंड में चौकड़ी लगा रहे हैं। चलिए, इसका नाम है सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ हिमनद। और यहां पर एक और ग्लेशियर है, इसका नाम है धौली ग्लेशियर। धौली हिमनद। धौली हिमनद से देख लेते हैं ऑनलाइन वाले का क्या है कष्ट। गुड आफ्टरनून। रुक जाओ ना तो पड़ जाओगे फेरा में, फिर नदी में बह जाओगे इसी पानी में। अभी हमको कूद के नहा के देख लेने दो कैसे तैरते हैं, फिर तुम लोग कूदना। पानी कहाँ ज्यादा है कम है देखोगे ना जी। सियोर जोश लिख रहे हैं, ऑलराउंडर हैं सर आप, थैंक यू। खुशबू रानी, सर आपको ऑल सब्जेक्ट आता है, थैंक यू। खुशबू रानी और अच्छे से समझाइए सर, भी सर। अंजू सिंह बोल रहे हैं तो आप बेस्ट हैं सर,
प्रभा कुमारी बोल रहे हैं सर यू आर द हार्ड वर्किंग, थैंक यू। चलिए अच्छा है, ऑफलाइन वाला कोई तारीफ नहीं हमारा करता है, तुम लोग करते हो। ऑफलाइन वाला सब बच्चा कहता है कि फालतू मास्टर आ गया है, इसको भगाओ। लड़की लड़का कहा नहीं करता है, लड़का क्यों नहीं करता? आप करिए मेरी बड़ाई, खराब पढ़ाते हैं तो बोलिए तारीफ करिए। चलिए लड़का में आप ही शुरू करते हैं, आप भी करिए। तो आप काहे बोले ये बात सर लड़का में को हम अकेले करते हैं सर। चलिए प्रभा, रियाज जी, डियर मन्नू, प्रभा, अंजू, सभी को हमारी शुभकामनाएं। हम दिल से चाहते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और जल्दी से मास्टर बन के हमको कोई बड़ा पार्टी अरेंज कीजिएगा मेरे लिए। 2000 बच्चे होंगे तो 2000 दिन पार्टी हम लेंगे, हर दिन एक बच्चे से लेंगे तो 2000 दिन तक पार्टी चलता रहेगा। चलिए सतोपंथ से बच्चा जी इधर देखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखो, अभी उत्तराखंड में है। सतोपंथ से भी एक नदी निकलती है, हालांकि ये नदी है अलकनंदा, लेकिन जब निकलती है उस समय इसका नाम है विष्णु गंगा। आप लोग का यही सब तारीफ हमको और मेहनत करने को बाध्य करता है। अभी रुको प्रयाग, नहीं तो तुरंत दिक्कत हो जाएगा। धौली गंगा, धौली हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। विद्यार्थी जी, धौली हिमनद से धौली गंगा और सतोपंथ से विष्णु गंगा। और पता है विष्णु गंगा नदी को ही हम आगे चल के अलकनंदा बोलेंगे, यानी विष्णु गंगा नदी बोल दो या अलकनंदा बोल दो, अलग अलग बात नहीं है। विष्णु गंगा में धौली गंगा मिलती है आकर के। और भारत में जहां दो नदियां मिलती है, हर जगह नहीं, जहां बोलते हैं वही बोलते हैं, पर वही बोलते हैं जहां दो नदियां मिलती है उसको प्रयाग हम जहां बोलते हैं वही बोलते हैं केवल, और वही बोलते हैं जहां दो नदियां। अभी मत बोले पटना में सोन मिल रही गंगा में कौन प्रयाग, सर पुनपुन मिल रही फतुहा के पास कौन प्रयाग, गंडक भी मिल रही है सोनपुर हाजीपुर के बीच, सर कौन प्रयाग? कोई प्रयाग नहीं, कोई प्रयाग नहीं। चलिए तो विद्यार्थी जी, विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां मिलते हैं उसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग, उसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। इसी के बगल में विद्यार्थी बद्रीनाथ है, भगवान विष्णु का स्थल। पता है आपको, बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए और केदारनाथ शिव जी के लिए। एक बार एसएससी जेई में पूछा था सवाल, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता था एसएससी के तहत, उसमें एक सवाल आया था यही वाला कि बद्रीनाथ और केदारनाथ क्रमशः किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो ब से बद्री और ब से विष्णु और केदारनाथ शिव के लिए। शिव जी के ज्योतिर्लिंग है 12, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग कौन सा है? केदारनाथ। सुनिए, तो केदारनाथ यहाँ नहीं, यहाँ बद्रीनाथ है। बद्री आप पढ़े थे हिमालय में हमसे, उत्तराखंड में एक दर्रा, माना दर्रा या माणा, ये बद्रीनाथ के बगल में ही है। तो विष्णु प्रयाग के बगल में बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ विष्णु भगवान को दीपावली में आरती करके ला दिया जाता है नीचे ऋषिकेश, समझे? विष्णु भगवान को वहाँ से उठाते हैं लोग दीपावली में आरती उरती करके, क्योंकि पूरा बर्फ पड़ने लगता है वहाँ आप बंद हो जाता है पूरा कपाट बंद, रास्ता क्लोज कर दिया जाता है। फिर अप्रैल में रास्ता खुलता है, फिर भगवान को ऐसे लोग डोली खटोली में उठाते हैं, अब पहुँचा देते हैं कहाँ? बद्रीनाथ। यही प्रोसेस है वहाँ कि भगवान जी को भी तो ठंडी लगेगा भाई, तो उनको सही जगह लाना पड़ेगा ना। चलिए, तो रियल बात है, भगवान से आपको प्रेम होना चाहिए, डर के पूजा नहीं। हम लोग डर के मारे पूजा करते हैं। छठ में प्याज और लहसुन नहीं खाना, काहे भाई? बहुत लोग डर से नहीं खाते, इन्हें भाव से नहीं, भक्ति से नहीं। पता ना सूर्य नारायण का दिशा फिरा तो कुछ नहीं हो जाएगा, इधर उधर अगर नजर फिर गया उनका तो सिलेक्शन टल जाएगा। भगवान से प्यार करिए, डर के पूजा नहीं करना है। इन्हें कि रिजल्ट आना है तो 4 दिन पहले से मंदिर जा रहे हैं, अब परीक्षा के 2 दिन पहले से ही नहीं। रोज पूजा कीजिए भगवान का, करते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। पूजा रोज होनी चाहिए और आस्था से होनी चाहिए और मेहनत से रिजल्ट लेने की बात होनी चाहिए, ना कि भगवान जी से करेगी
देखिए ई बार मौका चुकना नहीं चाहिए। अकेले बतिया रहे हैं, दरवाजा बंद कर भगवान जी से, समझ रहे हैं ना आप लोग, बड़ी मेहनत से आप लोग को बिठाए हैं यहाँ। चलिए अब आओ, जहाँ पर धौली गंगा मिलती है विष्णु गंगा से, विष्णु प्रयाग, इसके बाद विष्णु गंगा नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। क्या पड़ जाता है? देखो वैसे तो विष्णु गंगा नदी ही अलकनंदा है, लेकिन अलकनंदा नाम पड़ता है तब से जब उसमें धौली गंगा मिल जाती है। तो भैया धौली गंगा विष्णु गंगा के मिलन को विष्णु प्रयाग, लेकिन विष्णु गंगा आप ऐसे बोल सकते धौली गंगा अलकनंदा के मिलन को विष्णु प्रयाग, कोई दिक्कत नहीं है। अब अलकनंदा में एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदका नदी। बाबा नंद बाबा, क्या करिएगा, थोड़ा सा कहानी सब के बारे में डिटेल में जानते हैं तो सुनाने लगते हैं। नंद बाबा यहाँ तपस्या किए थे कि भगवान कृष्ण विष्णु भगवान हमारे बालक के रूप में रहे, तो उसी तपस्या के परिणाम मिला कि भगवान कृष्ण के यहाँ खेले और बढ़े। ये जो है नंदाकिनी ग्लेशियर से निकलती है। ये सब परीक्षा में एकदम नहीं आएगा, फिर भी आप पूछते जरूर ये सरी कहाँ से निकलती है, तो इसीलिए हम लिख दिए तंग होने से बचने के लिए कि तू लिख लो कहाँ से निकलती है। उसके बाद एक नदी आती है पिंडार। इन गंगा नदी का पानी है ठंडा है ना, तो छींक तो आना है। पिंडार, पिंडार नदी ये निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से, ये निकलती है पिंडारी हिमनद से, सब उत्तराखंड में चल रहा है। और इधर से एक आ रही है नदी, इसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी निकलती है चोराबाड़ी ग्लेशियर से। मंदाकिनी नदी निकलती है चोराबाड़ी, चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है कौन? मंदाकिनी। जहां नंदका मिलती है अलकनंदा से उसको बोलते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। जहां पिंडार मिलती है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। और जहां मंदाकिनी मिलती है उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। रुद्रप्रयाग जिला भी है, उत्तराखंड का एक जिला है रुद्रप्रयाग जिला, इसी में केदारनाथ पड़ता है। केदारनाथ जो नाम सुना ना, वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें है? और उसके बाद भागीरथी भी आके अलकनंदा से मिल जाती है, तब इसका नाम है देवप्रयाग। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भागीरथी अलकनंदा के संगम को कौन सा प्रयाग बोलते हैं? देवप्रयाग। ये सब नदी मिलके अब एक सिंगल नदी बन जाएगा, इसका नाम पड़ेगा देवप्रयाग। से पहले गंगा का नामो निशान नहीं है, गंगा का नाम गंगा पड़ता है देवप्रयाग के बाद, यानी देवप्रयाग के बाद बोलते हैं हर हर गंगे। चलिए बनाइए इसी नाम पे। समझ में आ गया ना? अरे समझ में तो, अच्छा ऑनलाइन वाले भाई समझ में आया? चलिए हम रोजे अच्छा बताते हैं, आप लोग खाली ध्यान से आज देखें। गंगा के पानी में, ठंडा पानी में गर्मी में डुबकी लगवाए तो कंसंट्रेशन आ गया। बनाइए, संकल्प करवा, पर मंत्र आएगा तो ना करवाएंगे संकल्प। संकल्प अभी पढ़ाई का लेना है। संकल्प हम लोगों को रोज करना है कि आज 50 पेज पढ़ जाएंगे। रात को खाइए पीजिए मत, जब तक ये 50 पेज कंप्लीट नहीं होगा कुछ नहीं खाएंगे। क्या? अच्छा, वो कैसा लग रहा था?
केदारनाथ, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है। ऑनलाइन वाले भी नोट कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंदाकिनी, नंदाकिनी हिमनद से नंदका निकलती है। अच्छा, लिखवाना पड़ेगा इस बात की, नंदाकिनी से नंदका निकलती है, पिंडारी से पिंडार निकलती है, चोराबाड़ी से ई निकलती है। अब नाम रख देंगे सबको, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम। आपको हम देंगे अब 30-50 कितना आपको हम देते हैं समय 180 सेकेंड। 180 सेकेंड में जल्दी बनाइए, मतलब 3 मिनट। 3 मिनट बोलने पर अच्छा नहीं लगता ना, 180 सेकेंड बोले तो लगा कि नहीं भाई बहुत समय दे रहे हैं। बनाइए 80 सेकेंड में। और आप लोग तो पेंटिंग वाला आदमी है, तो आप तो हंसते होंगे देखे कितना घटिया पेंटिंग करते हैं। नहीं कहता हूँ ऐसा पेंटिंग तो हम तो सीधो कर दी, पर नदी ऐसे नहीं होगी, पूरा घूमी घामी होगी। कोई बात नहीं, कुछ लोग बना जी। विष्णु गंगा नदी में जब धौली गंगा मिलती है तब से विष्णु गंगा नदी का ही नाम हो जाता है अलकनंदा। आप विष्णु गंगा हटा के अलकनंदो लिख सकते हैं, वो नदी अलकनंदे है जी। हाँ तभी ना, उसके बाद ना भागीरथी बनी। और भागीरथ जी जहां से ले आए, जानवी तक यहाँ नहीं है, आकाश में है वो। उसके मैंने जानवी, इतना कंफ्यूज मास्टर रहता है। हो गया, बदल दे पेज। देवप्रयाग के ऊपर है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग के ऊपर है रुद्रप्रयाग। थोड़ा सा हाथ को तेज चलाइए और किसी एक कलम से बनाइए कि सास को दूसरे कलम से, बहू को दूसरे कलम से। सास को सफेद से और बहू को कलरफुल से। थोड़ा जल्दी करिए भाई साहब। थोड़ा कुछ लोग बना रहे हैं। तो विष्णुप्रयाग के बगल में ही है बद्रीनाथ। विष्णुप्रयाग के बगल में क्या है? बद्रीनाथ। अब चलिए चलिए भाई, बिना बात किए लास्ट में फोटो शूटिंग कर लेंगे, टेंशन ना लो। देवप्रयाग, अब गंगा जी को देवप्रयाग से आगे ले चलते हैं। अभी भी उत्तराखंड में है, पूछना मत कि सर अब कहाँ आ गए। अभी ट्रेन धीरे चल रही है, कोहरा का समय है। सुनो, अब आ गए ऋषिकेश। भाई बात ना करिए, अब आ गए हम लोग ऋषिकेश। उसके बाद हरिद्वार है के रास्ता में है। हरिद्वार के बाद लक्सर, यहां तक उत्तराखंड,
यहां तक क्या है भैया? उत्तराखंड। तो ऋषिकेश जानते होंगे आप लोग, यहाँ एंटीबायोटिक बनाने का कारखाना है। ऋषिकेश फेमस है एंटीबायोटिक, आप सुने होंगे, बुखार आ जाए, खांसी आ जाए, घाव हो जाए, सब में एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है कौन? ऋषिकेश। एंटी फेमस है पूरे ऑल इंडिया में। हाँ, लक्ष्मण झूला, राम झूला दोनों है। राम झूला भी है, लक्ष्मण झूला भी है। हैंगिंग ब्रिज है, उसमें कोई पिलर नहीं है, लेकिन अब उसे रिपेयरिंग के लिए बंद कर दिया था, पता नहीं अब खोला है कि नहीं। तो ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर। लक्सर उत्तराखंड में गंगा का अंतिम पड़ाव है। लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। उत्तराखंड में गंगा का अंतिम पड़ाव कहाँ है? लक्सर। आप यहाँ से हरिद्वार जाइएगा ना, तो आपको रास्ते में, अब सहारनपुर से जाओ, या में 2 रूट है वहाँ जाने का, हरिद्वार जाने का 2 रूट, सहारनपुर या मेरठ। आप यहाँ से जाओगे तो ज़्यादातर ट्रेनें मेरठ से जाती हैं, और दिल्ली से जाओगे तो ज़्यादातर ट्रेनें सहारनपुर से, हालांकि दिल्ली से मेरठ होके जाती है, 2 रूट है। तो मेरठ से जाओ या सहारनपुर से जाओ, दोनों ही रूट से आपको लक्सर मिलना है। लक्सर जो है पहुंच गए, मतलब अब आधे घंटे में आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। अब ये लक्सर के बाद है ये बिजनौर, उत्तर प्रदेश का पहला जिला जहां गंगा प्रवेश करती है। बिजनौर उत्तर प्रदेश में गंगा, क्वेश्चन आ जाए कि गंगा उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर। कहीं कहीं सहारनपुर लिखा रहता है, वो गलत लिखा हुआ है, बिजनौर सही उत्तर है। सहारनपुर हमें हमेशा याद रहता है, क्योंकि उसमें विद्यार्थी जीवन में थे, और हमारा पहली बार मोबाइल चोरी स्टेशन से हो गया था सहारनपुर में, इसलिए सहारनपुर मुझे याद है। वो भी हमको सहारनपुर में मोबाइल चोरी का कंप्लेन लिखवाने के लिए IPS से पैर भी लगवाना पड़ा था, न लिख रहा था। स्टेशन पे बोले कि चलिए सिटी थाना में, और सिटी थाना बोले कि जहाँ चोरी हुआ वहीं लिखेगा, कोई लिखे नहीं रहा था। हम रुको अब तुमको ऐसे बताते हैं। तो गोरखपुर में थे हरिश्चंद्र SP, हमारे जूनियरे थे लेकिन हमारे साथ ही पढ़ते थे। फ़ोन किए तो थोड़ा फ़ोन कर दीजिए, उसमें एडिशनल SP थे। तो फ़ोन किए तो सब हमको डांट बोलने लगा, तो साहब को फ़ोन करने की क्या जरूरत था? हम कि तो तुम दौड़ा रहा था, तुमको नहीं पता चला। वो लोग SP फ़ोन से डराता है ना सब। चलिए बिजनौर, बिजनौर के बाद आइए कन्नौज, बिजनौर के बाद आइए कन्नौज, कन्नौज के बाद आइए, कन्नौज के बाद आइए आप लोग कानपुर। गंगा नदी यहीं से प्रदूषित होने लगती है। कानपुर के बाद आइए इलाहाबाद। बस इस फोटो में रहिए इलाहाबाद तक। आजकल उसको योगी बाबा प्रयागराज नाम दे दिए, इसका नाम है प्रयागराज। चलिए आज इस फोटो में गंगा नदी को यहीं तक लाएंगे, लेकिन ऊपर से एक नदी मिलाएंगे इसमें कन्नौज में, एक नदी नीचे से मिलाएंगे इलाहाबाद में। आपको पता है ना यहाँ बंदर पूंछ है, बंदर पूंछ याद है ना? बंदर पूंछ याद अगर है तो इसमें एक ग्लेशियर था, यमुनोत्री ग्लेशियर, याद है ना? यहाँ से एक नदी निकलती है यमुनोत्री। हिमनद से कौन नदी निकलती है? कौन नदी? यमुना। और आके इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी के किनारे, हालांकि रुक जाओ, सीधे दिल्ली भाग जाओगे। यमुना नगर, यमुना नगर, इसी के थोड़ा ऊपर में यहाँ आइएगा तो कुरुक्षेत्र है, हरियाणा का, हाँ लड़ाई वाला। इसके किनारे यमुना नगर हरियाणा में है। फिर दिल्ली आएंगे, दिल्ली के बाद आएंगे मथुरा, 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 उसके बाद आएंगे आगरा, आगरा, उसके बाद आएंगे इटावा। इटावा याद होगा, चंबल नदी कल बनाए थे, तो चंबल नदी कहाँ मिलती है? यमुना से, बताए थे इटावा के पास। और उसके बाद यमुना में और भी नदियाँ मिलती है, इसका नाम है सिंध नदी। सिंध नदी, एक और नदी मिलती है, इस नदी का नाम है बेतवा नदी। और एक बेतवा नदी, सिंध बेतवा, और एक और नदी मिलती है, इसका नाम है केन नदी। सिंध बेतवा और केन, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सिंध बेतवा और केन किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सब यमुना की सहायक नदी है। चलिए इतने बनाएंगे, बना लीजिए। ये चंबल है भाई, चंबल, ये चंबल नदी है, लिख देता हूं चंबल नदी। ये सिंध नदी, ये बेतवा नदी,
हरिकेन नदी। हाँ जी, चंबल घाटी। एक दिन बताए थे जना, चंबल नदी जनापाओं के पहाड़ी इंदौर के पास से निकलती है, ये बात एक दिन बताए थे। एक दिन रुको ना, तुम लोगों को हम मंगवाते हैं छड़ी। अब पुराना जो रोज जो तुम लोग कहते हो ई न मिला वो न मिला, कोचिंग में ही पढ़ाई न हो रहा, वो नहीं पढ़ाई हो रहा है। एक दिन जब हम पढ़ाए हैं सब पूछेंगे लाइन से, व्यक्तिगत घोर बेइज्जती करेंगे, इन्हें पूछेंगे कि तुम भविष्य के मास्टर हो, धक्का मुक्की करके यहाँ से निकालेंगे सबको, मार फेट। रमेश के चाय दुकान तक ले जाएंगे मारते हुए, ज्यादा कानेगा ज्यादा रोएगा तो वहीं चाय पिला के चुप कराएंगे। तो तुमको जूस पिला दिया जाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाएगा, लेकिन जिसको ज्यादा पिटेंगे उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। कन्नौज में मिलती है, अच्छा उसका नाम नहीं लिखे, बड़ा चिंता में पड़ गए आप लोग। रामगंगा कन्नौज में मिलती है, वही रामगंगा याद होगा, जिम कॉर्बेट मैंने बताया था, रामगंगा नदी की चर्चा एक दिन किया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के कर दिया गया रामगंगा, याद है ना? कल पता चलेगा जब हम पूछेंगे ना कल, और शुरू करेंगे जितने यहाँ बुजुर्ग टाइप के बच्चे हैं उनसे। क्या टेस्ट नहीं लेंगे, इसी व्यक्तिगत रूप से स्टैंड करेंगे। आप पूछने के बाद नहीं बताने पर जो कांड होगा आपको नहीं पता है, मुर्गा बनाएंगे टेबल के ऊपर है ना। गंगा रामगंगा, काली गंगा नहीं, काली दूसरी घाघरा नदी है वो, काली नदी घाघरा नदी सरयू नदी वो दूसरी है काली गंगा। काली नदी है भाई, काली गंगा नहीं है, काली नदी है, काली नदी, काली गंगा नहीं, काली नदी। काली गंगा गंगा में नहीं मिलती भाई, बताएंगे हैं? हाँ, इलाहाबाद में जाके मिल जाती है गंगा से, ये तो। अरे भाई यहू नहीं पता क्या कि यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद में मिलती है? ये नहीं पता सबको? इलाहाबाद से आगे नहीं जाती हो। आपको पटना में भी यमुना जी मिली है क्या? पटना में यमुना नदी है? यमुना पटना में यमुना कहाँ मिलती है? क्या चिंता में है? देखिए यह फूल सुनो, रामगंगा कहां से निकलती है जी? उत्तर प्रदेश में कहां से निकलती है? कुछ नहीं बोलते उसको, मिला दीजिए आप। अरे उत्तर प्रदेश में कोई झील है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक झील है फुलहर झील, वहां से निकलती है कौन? अरे सॉरी गलती नहीं दिया, अरे तुम लोग हमारा दिमागो खराब कर दोगे। ये निकलती है, सॉरी ये निकलती है नामिक ग्लेशियर से, नामिक हिमनद, सॉरी वो गोमती निकलती है भाई, नामिक ग्लेशियर से। हाँ राम यूपी में नहीं भाई, ये है, ये आपको तिब्बत में है। हटते हैं भाई, अच्छा उतारो फिर समझा देंगे, पहले उतारिए आप, हम समझा देंगे बाद में। आगे बढ़ेंगे दूसरा पेज में भाई, इसको बनाइएगा तबे बताएंगे, जितना लिखे हैं उतना बना लीजिए भाई। सुनो, जितना लिखे हैं उतना बना लीजिए, फिर आपसे हम बात करेंगे, बनाइए। कहां से आपका कलम चल रहा है? कलम चलाइए, बनाइए, पहले बनाइए, पूरा सबका बन जाएगा तब बात करेंगे। आपस में ही बात मत कीजिए आप लोग। फिर अरे कलम से लिख रहे हो कि मुंह से लिख रहे हो? अजीब हालत है।
सुनाई नहीं देता मुझे। पूरा यमुना है। बनाओ भैया, बनाओगे पूरा तब हम बतिया लेंगे। देखो बन गया तो देखो, देवप्रयाग के आगे थोड़ा समझिए भाई, देवप्रयाग के बाद सबका ध्यान यहां होना चाहिए, दोबारा नहीं बताएंगे। देवप्रयाग के बाद नदी आती है ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, फिर लक्सर। उत्तराखंड में गंगा का अंतिम पड़ाव लक्सर है। सोचिए कितना मुश्किल है इस बैच को डील करना। लक्सर गंगा का उत्तराखंड में अंतिम पड़ाव है। उत्तर प्रदेश का पहला जिला है बिजनौर, जहां से गंगा प्रवेश करती हैं। उसके बाद कन्नौज, उसके बाद कन्नौज। अब कन्नौज में एक नदी मिलती है आकर, रामगंगा। कन्नौज में एक नदी मिलती है आकर, ओए आगे बिठाएंगे सब लोगों। रामगंगा नामिक हिमनद से निकलती है और यूपी में आकर के कन्नौज के पास मिलती है। रामगंगा जब से नाम पड़ा है गंगा, तब से गंगा में मिलने वाली पहली नदी कौन है? रामगंगा। क्वेश्चन आ जाए कि गंगा में मिलने वाली पहली नदी का नाम बताइए। रामगंगा। रामगंगा किस किनारे से मिल रही है? बाएं किनारे से। नदी जिधर जा रही है, कोई भी नदी मैप में आप देखो तो उसका बायां किनारा कौन है और दाहिना किनारा कौन है, इसको जानने के लिए आप नदी की तरफ खड़े हो जाओ। तो गंगा इधर जा रही, खड़े हो गए, बायां हाथ बायां किनारा और दाहिना हाथ दाहिना किनारा, यानी यमुना मिल रही दाहिने किनारे से और ऊपर से जो मिलेगी सब बाएं किनारे से। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए कि बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली पहली नदी, तब भी रामगंगा। अब बायां दाहिना हटा दे, ऐसे भी पूछे कि पहली नदी गंगा में मिलने वाली, तब भी रामगंगा। लेकिन अगर पूछे दाहिने किनारे से गंगा में मिलने वाली पहली नदी, तो यमुना। गंगा जब से नाम पड़ा, अलकनंदा के मिलने के बाद में गंगा नाम पड़ा जी। अभी आप लोग को समझाए भाई, कैसा दिमाग, कहाँ दिमाग रख रहे थे। सुनिए भाई, सुनो भाई, अभी बोले कि जिधर नदी जा रही है उधर खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, नदी इधर जा रही, खड़े हो गए। तुम्हारा बायां हाथ बायां किनारा, दाहिना हाथ तो ऊपर में बायां है, नीचे दाहिना है। देख रहे हो इधर से दाहिना आ रहा है, तो ये बायां हो गया दाहिना। तो यमुना दाहिने से नहीं मिल रही है भाई, यमुना किधर से मिल रही है? दाहिने से। दाहिना ये कौन हाथ है? तुम भी ऐसे मुड़ो, देखो ये बायां हाथ, ये दाहिना हाथ। तो बायां हाथ बायां किनारा और दाहिना हाथ दाहिना किनारा। मान लो एक नदी है जो ऐसे आ रही है। अब इसमें तुमको पकड़ना है कौन बायां कौन दाहिना, फिर ऐसे खड़े हो जाओ। नदी ऐसे आ रही है तो बायां हाथ बायां किनारा, दाहिना हाथ, तो इधर से मिलेगी सब कौन से मिलेगी? दाहिना किनारे से। इधर से मिलेगी कौन मिलेगी? समझ में आया बायां दाहिना कैसे फाइंड करते हैं? अरे आए, सुनिए मेरी बात थोड़ा। मेरे पास जितनी बुद्धि है, मैप में नदी को देखकर अगर आपको पता करना है कौन नदी बाएं से मिल रही है, कौन नदी दाहिने से मिल रही है, अगर पता करना हो तो जिधर नदी जा रही है आप एक बार फील कीजिए कि हम ऐसे खड़े हैं और आपका बायां हाथ बायां, दाहिना हाथ दाहिना किनारा। अब तो कोई दिक्कत ना। चलिए अब देखिए, तो राम ऊपर से जो भी नदी मिलेगी गंगा में वो सब बाएं किनारे से मिलेगी और नीचे से जो भी मिलेगी वो सब दाहिने किनारे से। और अलकनंदा और भागीरथी तक गंगा नाम नहीं है। जब अलकनंदा भागीरथी मिल जाती है ना, उसके बाद नाम पड़ता है गंगा। तभी हम क्या बोल रहे थे, जहां से नाम गंगा पड़ा वहां से गंगा में मिलने वाली पहली नदी कौन है? रामगंगा। और बाएं किनारे से मिलने वाली पहली नदी कौन है भाई? राम। अब समझ में आया? डाउट क्लियर हुआ? जबरदस्ती मत क्लियर करिएगा, अगर दिल से क्लियर है तो क्लियर है। हाँ, दिमाग से क्लियर नहीं, दिल से। जब सर बोलिए है तो चलो ठीक है, मान लिए ठीक है सर, चलिए पढ़ाइए, वो बात नहीं। समझ में आया? और सुनिए, और पूछा जाए गंगा में दाहिने किनारे से मिलने वाली पहली नदी यमुना, तो ये दो बात पहले लिख लीजिए। लिखिए, गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली पहली नदी, गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली
पहली नदी रामगंगा है। गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली पहली नदी रामगंगा है तथा दाहिने किनारे से मिलने वाली पहली नदी यमुना है तथा दाहिने किनारे से मिलने वाली पहली नदी यमुना है। लिख लिए। अच्छा, यमुना जी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। क्या हो भाई? यमुना जी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। हालांकि नदी की लंबाई अब सर्च भी कर सकते हैं अपने से, कौन नदी कितना लंबा। आजकल हाथ कंगन को आरसी किया, जिसको गूगल है उसे फारसी किया। चलिए, यमुना नदी की लंबाई 1376 और गंगा जी की लंबाई 2525। ये कल लिखवाए थे। गंगा नदी में बाएं किनारे से मिलने वाली पहली नदी रामगंगा है और दाहिने किनारे से मिलने वाली पहली नदी यमुना है। दाहिने किनारे से मिलने वाली पहली नदी यमुना है। अब सुनिए, अब कुछ लिखना नहीं है, अब नहीं कुछ लिखना है। अब सुनिए मेरी बात, पूछते हैं। रामगंगा के इस तरफ बरेली है। कौन सी जगह है? रामगंगा के इस तरफ आइएगा तो मुरादाबाद है। कौन सा जगह है? मुरादाबाद। रामगंगा के दोनों किनारों पर दो शहर है। इस तरफ मुरादाबाद, वही मुरादाबाद जो पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, और बरेली वही जो सुरमा काजल के लिए प्रसिद्ध है। राजकुमार का डायलॉग देखियो, मैं सुरमा नहीं आंखें ही चुरा लेता हूं। चलिए भाई, आप आलोक जी कुछ पूछना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था आपके हाव भाव से। बोलिए। हाँ, वही बात हम बोलने वाले हैं। आप बैठिए, हम पहले ही से ही ना बोले, अब लिखना नहीं है, अब सुनो। वो जो बोले वही सुनाने वाले हैं। कैसे आप कहते हैं खाली सब बोलेंगे? अच्छा ये सब। अच्छा एक बात और, अभी जो कहानी सुनाएंगे उसमें बहुत जीके है, पर आप लिखिएगा मत, सुन लीजिएगा। ना हो तो अपने फोन को आप रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिए, लेकिन लिखिएगा मत, हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि आप लिखेंगे तो मेरा सत्यानाश कर देंगे। हम जानते हैं कि आप कितने बड़े लिखाकू हैं। पढ़ाकू तो है नहीं, लिखाकू उससे भी बढ़िया है आप। सुनिए, देखो भैया, ऑनलाइन वाले भी देखो, सुनो मेरी बात, यहीं से सुनो भाई। ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए क्लियर हो गया। अब आइए सुनिएगा, केवल लक्सर के बारे में कुछ नहीं है, बिजनौर कुछ नहीं है। मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल का सामान, और बरेली काजल सुरमा काजल के लिए प्रसिद्ध है। बरेली काजल और मुरादाबाद पीतल, मुरादाबाद पीतल। अब आइए कानपुर की बात करें तो कानपुर में चमड़ा उद्योग फेमस है, लेदर इंडस्ट्री। और गंगा जी पहली बार प्रदूषित होना शुरू होती है कहां से? कानपुर से। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगा नदी का प्रदूषण किस शहर से शुरू होता है? कानपुर से। कानपुर फेमस है लेदर इंडस्ट्री के लिए। पर याद रहे विद्यार्थी, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, चमड़ा उद्योग कानपुर में, लेकिन चमड़े पर रिसर्च इंस्टीट्यूट वो चेन्नई मद्रास में है। लेदर, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मद्रास में। दिमाग में रिकॉल कर बैठाते रहिएगा। अब आइए, कानपुर में एक जगह है, जैसे पटना में किदवईपुरी बोरिंग रोड, वैसी कानपुर के अंदर एक कॉलोनी है जिसका नाम है कल्याणपुर। तो कानपुर के कल्याणपुर में सेंट्रल पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी? कानपुर के कल्याणपुर में। कानपुर के कल्याणपुर में। और गंगा नदी प्रदूषित कहां से होती है? इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, इसे तीर्थराज कहा जाता है। कहते हैं कहीं मत जाइए, अगर माघ महीने में मौनी अमावस्या के दिन अगर वहां डुबकी लगा लेते हैं संगम में,
तो समझिए कि कहीं और जाने की फिर जरूरत नहीं है, इतना महत्व है। हर महीने माघ में यहाँ भीड़ लगता है। कुंभ मेला भी जब लगता है ना तो माघे में लगता है। तो इस भीड़ के कारण अकबर ने इसका नाम दिया था अल्लाहाबाद, कि ये भगवान का घर है। ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत मस्जिद था, बहुत प्रेम करता था अकबर, भीड़ लगता था, धार्मिक माहौल बनता था, तो उसने नाम दे दिया इसका नाम इलाहाबाद, अल्लाहाबाद नाम दिया। लेकिन अब योगी जी बोले प्रयागराज रखें, कोई बात नहीं। तो इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसने दिया? अकबर। और अकबर ने इलाहाबाद में किला भी बनवाया था। अकबर ने पूरे भारत में 3 किला बनवाए, एक इलाहाबाद का लाल किला, आगरा का लाल किला, लाहौर का लाल किला। ये 3 लाल किला अकबर ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला शाहजहां, दिल्ली का लाल किला पूछे तो शाहजहां, यानी इलाहाबाद, आगरा और लाहौर, ये 3 लाल किला अकबर ने बनवाए। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद दिया किसने? अकबर। अब आते हैं यमुना में। कुरुक्षेत्र के बारे में तो कुछ जानते ही आप। कुरुक्षेत्र में एक जगह था थानेश्वर। कुरुक्षेत्र के अंदर एक प्लेस था थानेश्वर, जो हर्षवर्धन की पुरानी राजधानी थी। हर्षवर्धन की 2 राजधानी, बहुत फेमस राजा होता था प्राचीन भारत में हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय ही ह्वेनसांग आया था भारत। ह्वेनसांग, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, जिसने किताब लिखा था सीयू की, उस हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेश्वर, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता था। क्लियर है बात? और कुरुक्षेत्र महाभारत के लिए कौन नहीं जानता। भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश दिया। इंसान फिलोसफर बन जाता है, तब बन जाता है या तो इंसान प्रेम में पड़ा रहे या तो प्रेम टूट जाए, तब इंसान फिलोसफर बन जाता है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही गीता का उपदेश क्यों दिया? इंसान के जीवन में 2 प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां वो प्रेमिका से पहली बार मिलता है या अंतिम बार मिलता है। भगवान कृष्ण का राधा से अंतिम मुलाकात कुरुक्षेत्र में हुआ था। यानी कि जब गोकुल से बिछड़े तो बहुत दिन बाद कुरुक्षेत्र में दोबारा मिले। सूर्य ग्रहण का अवसर था। वह एक ब्रह्म सरोवर है जिसके बारे में कहते हैं कोई नहा ले और उसके बाद वो कुछ मांगे तो मन्नत पूरा हो जाता है। खासकर बिछड़े हुए प्रेमी जोड़े दोबारा मिलने की मन्नत मांगे तो दोबारा मिल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण की मुलाकात अंतिम रूप से किससे में हुआ? राधा से। लेकिन बात इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रेम की ज्वालामुखी जो दबा दिए थे भगवान, कहाँ? गोकुल में। एकाएक कृष्ण के सामने आते फटा। अब फटा जब कहते कि जब कलेजा फट जाता है तो इंसान का आवाज नहीं निकलता, फिर आंखों के माध्यम से बात होती है, सिर्फ आंसू निकलता है। तो भगवान कृष्ण और राधा दोनों आंसू के माध्यम से बात कर रहे थे। ये बात मैं नहीं बोल रहा, मेरा हिंदी साहित्य विषय है। ये बच्चन सिंह इस बात को लिख रहे थे। तो अंतिम मुलाकात हुआ कुरुक्षेत्र में, इसलिए गीता जैसा उपदेश कहाँ हो गया? इंसान फिलोसफर बन जाता है उस जगह पे जाकर। तो भगवान कृष्ण वहां जाकर क्या बन गए? फिलोसफर। और गीता जैसा महान दर्शन उन्होंने कुरुक्षेत्र में बता दिया। खैर जाने दीजिए, इस सब मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और पढ़ता रहता हूं हिंदी, इसलिए बताया। इस मतलब ये कहानी अब देखिए, यह ब्रह्मोत्तर पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, सूरसागर में भी है। खैर आगे आते हैं। उसके बाद दिल्ली आई। दिल्ली को कई बार लोगों ने बसाया, दिल्ली कई बार उजड़ी। अकेला ऐसा भारत का शहर है दिल्ली जिसको आग लगा दिया गया कई बार, लेकिन फिर से दिल्ली उसी जोश के साथ खड़ा हुआ। अकेला शहर भारत का उजड़ कर भी कई बार बसा। उसमें पहली बार इसको बसाया गया, अनंगपाल नाम का एक राजा इसको बसाया। इसका नाम रखा ढिल्लिका। दिल्ली का पुराना नाम था ढिल्लिका। बाद में इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया, उसका नाम था खीरी दिल्ली। उसके बाद इसे गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया, तुगलकाबाद दिल्ली। उसके बाद इसे शाहजहां ने बसाया, शाहजहानाबाद, जो चांदनी चौक आज का है। पुरानी दिल्ली जिसको बोलते हैं वही था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद किसने बसाया? शाहजहां। इसके बाद इसको अंग्रेजों ने भी बसाया, इसको बोलते लुटियन दिल्ली। जो दिल्ली अंग्रेजों ने बसाया उसको, उसका डिजाइन लुटियन ने किया था, तो उसका नाम था लुटियन दिल्ली। दिल्ली कई बार बसा। तैमूर लंग ने इसे लूटा, कत्लेआम मचा दिया के दिल्ली में। बाद में नादिर शाह आया, दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया, करोड़ों का सामान लूट के यहाँ से ले गया। लेकिन दिल्ली फिर से उसी अंदाज में खड़ा हुआ। तो दिल्ली में जो जोश है, जो जिगर है, वो शायद भारत के किसी शहर में नहीं है। दिल्ली तो दिल्ली है भाई। मथुरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जगह जहां 3 धर्मों के लिए जाना जाता है, बौद्ध, जैन और हिंदू। तीनों धर्म के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि आपको पता ही है। उसके बाद मथुरा में जैसे बरौनी में तेल रिफाइनरी है भारत में, बिहार में, वैसे उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी तेल रिफाइनरी है। वैसे उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है। आगरा को बसाया सिकंदर लोदी। 1504 में आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोदी। अब पहली बार राजधानी को दिल्ली से कहाँ लाया? आगरा। तो आगरा राजधानी सिकंदर लोदी ने लाया। और सिकंदर लोदी जो था बहुत सुन्नी मुसलमान था, उसने मुसलमानों को तजिया निकालने पर रोक लगा दिया।
बताया था एक दिन मैंने, तजिया पीर बाबा के मजार पे जाने से रोक लगा दिया, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया था। आगे इटावा के बारे में विशेष कुछ नहीं है। कन्नौज, हाँ, हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कन्नौज, उसकी सिस्टर का था ये, पर सिस्टर ने गिफ्ट में दे दिया। एक बड़ी बढ़िया कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी, सुनाएंगे नहीं आज, लेकिन क्योंकि टाइम कम है। कन्नौज में जहांगीर का ससुराल भी है, नूरजहां ही की थी। नूरजहां की माँ असमत बेगम ने पहली बार इत्र बनाया था। यहीं पर क्या बनाया गया था? इत्र। असमत बेगम, अब बताइए जिसकी सास इतनी एडवांस जो इत्र बना दी, तो उसकी पत्नी कितनी एडवांस होगी, जान सकते हैं आप। तो इत्र असमत बेगम ने बनाया। कानपुर के बारे में बता ही दिए। चलिए, तो समझ में आ गया कुछ इतिहास, समझ में आया? चलिए, रिकॉर्डिंग बाद देख लेंगे, देख लीजिएगा। हाँ, मथुरा में प्रेम मंदिर भी है, मथुरा में बांके बिहारी मंदिर भी है। हम गए, हम परिक्रमा भी किए हैं 7 कोस की। चलिए, अब आ जाइए इलाहाबाद के आगे। इलाहाबाद के आगे आइए, इलाहाबाद के आगे आएंगे आप, सुनो, इलाहाबाद से आगे आएंगे तो बनारस मिलेगा। इलाहाबाद के आगे क्या मिलेगा? काशी, वाराणसी। वाराणसी जो था भाई, काशी राज्य की राजधानी, प्राचीन काल में 16 महाजनपद, उसमें से एक राज्य था काशी, उसकी राजधानी थी वाराणसी। बनारस हमको दहेज में मिल गया था। हमको माने मगध साम्राज्य के जो राजा थे, राजा को दहेज में मिला, मतलब पूरे राज्य को मिला दहेज में। हर्यक वंश के पहला राजा था बिंबिसार, मगध का पहला राजा बिंबिसार। उसने कौशल राजकुमारी महाकोशला, प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह किया था। तो उसको क्या मिल गया? दहेज में पूरा काशी मिल गया। आज बनारस के अपार्टमेंट मिल जाए तो बहुत है। आगे आइए, बनारस, इसका नाम 2 नदियों के नाम पर पड़ा, वरुणा और अस्सी। वरुणा अस्सी, यहाँ पर एक नदी मिलती है वरुणा, गंगा में एक नदी मिलती है वरुणा नदी। वरुणा नदी बनारस में मिलती है आकर के, इसलिए नाम पड़ गया वरुणा अस्सी। बनारस, गंगा को अस्सी नदी बोलते थे, वहां गंगा को क्या बोलते थे? अस्सी नदी, इसीलिए नाम पड़ गया वाराणसी। लेकिन उसका नाम है बनारस भी। राजा एक थे वहां के बानर, राजा बानर के नाम पर उसका नाम पड़ा बनारस। सही में वहां के राजा। इसके बाद आइए गाजीपुर। गाजीपुर जहां लॉर्ड कर्नवालिस का कब्र है, इसके बीच में एक नदी मिलती है जो इधर से आ रही है। इस नदी का नाम है गोमती। गोमती नदी बनारस और गाजीपुर के बीच में मिलती है। गोमती नदी यही निकलती थी फूलहर झील से, यही निकलती थी फूलहर झील से, पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश। इसके किनारे लखनऊ है। गोमती नदी किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नजाकत नफासत का शहर, नवाबों का शहर, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, ये सब किसमें कहा है भैया? बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर। कौन सा भैया? लखनऊ। लखनऊ के बाद सुल्तानपुर। सुल्तानपुर भी इसी के किनारे है, जहां से मेनका गांधी सांसद हैं। उसके बाद है ये जौनपुर। उसके बाद है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई जौना खां, जौना खां नाम सुना है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, जो बाद में बना मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के बचपन का नाम था जौना खां। उसी के याद में फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया? जौनपुर। जौनपुर किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक। जैसे मोदी जी बनाए 100 स्मार्ट सिटी, वैसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 300 स्मार्ट सिटी। तो मोदी से कंपेयर हम करते हैं थोड़ा सा, किसको? फिरोज शाह को। फिरोज शाह कट्टर मुस्लिम था। उसने हिंद ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। जजिया टैक्स पहले ब्राह्मणों से नहीं लगता था, ब्राह्मणों से भी जजिया टैक्स लिया। कट्टर मुस्लिम, तो थोड़ा सा तुलना कर देते हैं, थोड़ा सा ये हिंदुत्व मानसिकता के हैं तो तुलना करते हैं, तो दोनों का भाव लगभग एक समान दिखता है। वो 300 स्मार्ट सिटी, ये भाई जी 100 स्मार्ट सिटी बनवा रहे हैं। चलिए, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं, सिराज हिंद। जौनपुर को क्या बोलते हैं जी? सिराज हिंद। उसके बाद गाजीपुर के आगे आइए बक्सर। गाजीपुर के आइए बाद आइए बक्सर। अब बक्सर में गंगा जी बिहार में पहली बार कहां प्रवेश करती हैं? बक्सर में। अब बता दें आपको कि बक्सर और छपरा के बीच में, छपरा के बीच में एक नदी मिलती है, घाघरा। घाघरा नदी, घाघरा नदी ये निकलती है मापचा चुंग, मापचा चुंग है। सरयू नदी के किनारे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है।
हालांकि वेनसांग बताता है कि अयोध्या में एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार था। अयोध्या में एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार था। उस समय वहां का राजा, पूरे क्षेत्र का राजा हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग तो सरयू नदी किनारे अयोध्या, सरयू नदी का नाम ही आगे घाघरा हो जाता है। और छपरा और बक्सर के बीच में बिहार में ही कौन मिलती है आगे? घाघरा। और इसी के आसपास नीचे से एक नदी आती है, इसका नाम है करमनासा। करमनासा गया से मुगल सराय जाइएगा ना तो रास्ते में मिलता है। पटना से मुगल सराय के रूट में करमनासा नहीं मिलती, लेकिन गया से मुगल सराय जाइएगा तो रास्ते में करमनासा। करमनासा के इस तरफ बिहार और करमनासा के उस तरफ यूपी। आपको पता है बिहार यूपी का बाउंड्री बनाती है 3 नदी, घाघरा, करमनासा और गंडक। बिहार यूपी की सीमा 3 नदी बनाती है, घाघरा, करमनासा और गंडक। बक्सर के बाद आइए पटना, बक्सर के बाद पटना, और पटना के आसपास 3 नदी मिलती है। पटना के आसपास 3 नदी, एक तो गंडक है, एक है सोन और तीसरा है पुनपुन। पुनपुन, गंडक, सोन और पुनपुन। पुनपुन मिलती है फतुहा के पास, सोन मिलती है दानापुर के पास, और गंडक मिलती है सोनपुर हाजीपुर के बीच में। गंडक कहाँ मिलती है जी? सोनपुर हाजीपुर के बीच में। फतुहा के पास मिलती है पुनपुन, और सोन मिलती है दानापुर के पास। ये बिहार स्पेशल जब पढ़ाएंगे तो बात होगी। ये नेपाल से आ रही गंडक, 3 धारा है नेपाल में जिसको हम त्रिवेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? त्रिवेणी। ये नेपाल से निकल के आ रही कौन? त्रिवेणी नेपाल से निकल के आ रही कौन? गंडक नदी। आई कहाँ मिलती है? सोनपुर हाजीपुर के बीच। सोन तो कल बताए थे निकल के आती है अमरकंटक से। सोन कहाँ से निकल के आती है? अमरकंटक से। अब पुनपुन आ रही छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर से आ रही पुनपुन, छोटा नागपुर से आ रही पुनपुन। तो पुन पूछा जब पटना के पास कै गो नदी मिलती है? 3 गो। बाएं से कौन? गंडक, और दाहिने से कौन? सोन और पुनपुन। भाई गंगा में दाहिने से पटना के पास कौन कौन नदी? सोन, पुनपुन, और बाएं से गंडक। इसके बाद पटना के बाद आएंगे भागलपुर, बस भागलपुर तक रही। भागलपुर के बाद अगला पेज, हाँ सिल्क सिटी। विक्रमशिला नाम था भागलपुर के, पुराना नाम विक्रमशिला। यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसको धर्मपाल ने बनवाया था। यही डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर है, सब बताया हुआ है। चलो, त्रिवेणी नहर भी निकलती है वहां से, तो नहर थोड़ा ना बनाना है हमको, नदी ने पढ़ा रहे हैं। नहरिया आप बना लीजिएगा। हाँ अलगे अलगे, हाँ जी, हाँ बाहर के नेपाल में है, नहीं मापचा चुंग तिब्बत में। चलिए भाई जल्दी। अरे पुनपुन छोटा नागपुर से निकल के आ रही है, अब फतुहा के पास मिलती है। फतुहा नाम सुने हो? फतुहा जिधर है मुझे नहीं पता, फतुहा हम कभी गए नहीं है। फतुहा खुसरोपुर आए क्या? छोटा नागपुर झारखंड में। जौनपुर के ऊपर लिखे सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर के ऊपर है लखनऊ। गाजीपुर में न मिलती है, न बनारस में मिलती, दोनों के बीच में मिलती है। हम वहां जाके पिकनिक मना के आए हुए हैं। हम बनारस पढ़ाते थे ना, 2.5 साल पढ़ाए हैं। बनारस, लखनऊ और पटना हम घूम घूम के पढ़ाते थे। बनारस में लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। बनारस शिव जी के त्रिशूल पर है, और हमको पूर्व जन्म का इतना बढ़िया कर्म है कि हमको वहाँ पढ़ाने का मौका मिला। तो इतनी छोटी सी बात है, लोगों को शिक्षा लेने का मौका वहाँ मिलता है। हम बनारस में 2.5 साल शिक्षा दिए। करमनासा सोनभद्र के पास से, उत्तरी प्रदेश में सोनभद्र। चलिए, हम जानते थे कि जिसका न लिखे लोग पूछबे करेगा। अमरकंटक कहीं से ना आ रही है, अमरकंटक वहीं है जहां है। अमरकंटक से सोन आ रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। अनूपपुर जिला लिखो, अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में है। हम जाने कलेजा निकाल कर बताओ कितना फैक्ट तुम लोगों को दे देते हैं इतने देर में, गर्दा उड़ा देते हैं फैक्ट का।
ये मैराथने टाइप का बोले हैं अभी हम। निकल रहा था, बस प्रोसेस में डाल दिए, बस माल निकल रहा था, बस रॉ मटेरियल अंदर डला हुआ था। हैं? कौन कर रहा? शालिग्राम नेपाल में है। शालिग्रामी जो पत्थर मिलता है ना, हाँ जी, अरे हाँ जी, अरे घाघरा नदी को वहीं क्या बोलते हैं, वहां उत्तर प्रदेश में सरयू बोलते हैं। गंडक में नहीं मिलती शालिग्रामी, शालिग्रामी घाघरा नदी में मिलती है। शालिग्राम जो पत्थर है ना, जो ठाकुर जी के रूप में हम रखते हैं। हाँ जी, ट्रांस मापचाचुंग तिब्बत में है। हाँ जी, तिब्बत में ट्रांस हिमालय हो जाएगा जी, हिमालय पारे ना तिब्बत है। चलिए पहले उतार लो भाई। अब एक बार पेपर लगाना गंगा जी से क्वेश्चन, ये को छूट जाए तो मिलना हमसे। गंगा जी के तो हम चले गए पताल लोक में, गंगा जी की गहराई तक गए हैं, कूद गए नीचे गंगा जी में। वो दूसरा है हरियाणा में, ये सुल्तानपुर जिला है जी, उत्तर प्रदेश का जिला, जहां से मेनका गांधी सांसद हैं। अरे भैया वरुण गांधी है उधर से, आमल पीलीभीत से। भाई आप ट्रेन से लखनऊ जाइएगा ना, तो रास्ता में जौनपुरो मिलेगा और सुल्तानपुरो मिलेगा, लखनऊ मिलेगा। ये ट्रेन का रूट है भाई। जब जाइएगा बिहार से दिल्ली, बनारस और लखनऊ के होकर, तो रास्ते में मिलेगा मुगल सराय के आगे बनारस, फिर तुरंत जौनपुर, फिर सुल्तानपुर और फिर लखनऊ। जौनपुर तक के बच्चे बनारस पढ़ने आते हैं। गाजीपुर और जौनपुर से रोज लोग बच्चे जाते हैं अपने गांव और फिर बनारस आ जाते हैं पढ़ने के लिए। ये सब अब बेगूसराय ना लिखेंगे। अब आइए भागलपुर, ना ना, हाँ सरयू नदी उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, घाघरा। ये लिख दिए कि बिहार यूपी के बॉर्डर 3 नदी बनाती है, लिख दिए, गंडक, घाघरा और करमनासा। चलिए अच्छा बस खींचो खींचो, आप बाहर ही रखे, बड़ा मुश्किल होता आपको निकालने में। बनाई बनाई, क्या हैंग हो गया क्या? फ्लाइट मोड। अब आओ भागलपुर, इसके बाद आओ कटिहार, अच्छा तुम लोग ब्रेक बिना पूछ नहीं ले रहे हैं क्या आप लोग? किस बात का ब्रेक? 5:30 तक पढ़ा के छुट्टी और क्या? क्या इतना लंबा क्लास लीजिएगा? और पढ़ने का मन है? आधा घंटा पूछेंगे, अब पूछ के जो बेइज्जती वाला कार्यक्रम वो आजे कर लेते हैं। और जिसको जिसको बेइज्जती नहीं चाहिए, उस साइड से 500 रुपया हमको देके काम अपना फाइनल कर सकता है। तो नहीं है पैसा तो बेइज्जती सही है। आइए, ये लगता है, हम मुझे लगता है कि ब्रेक देना पड़ेगा, सब कचर कचर करेगा। सुनो भाई, इधर देखो गुरु, 1 2 3 4 5 6 7। सुनो, नेपाल से 7 धारा, नेपाल से कितनी धाराएं निकलती हैं? 7, जिसमें 4 धारा नेपाल में चली जाती है और 3 धारा भारत बिहार में आती है। इसी को सप्त धारा या सप्त, इसी को हम बोलते हैं सप्त कोसी। और सप्त कोसी का 7 धारा में 3 धारा नेपाल में ही मुड़ जाती है और 3 आती है भारत में। जब सप्त कोसी का 3 धारा भारत में आती है, तब उसका नाम पड़ता है अरुण नदी। शुरुआत में उसका नाम क्या है? अरुण। एकदम नीचे आने पर उसका नाम क्या है? कोसी। कोसी नदी। भाई क्या जेल में डाल दीजिएगा? सुनिए, सप्त कोसी 7 नदी की धारा, इसमें 4 धाराएं नेपाल में मुड़ती है, 3 धारा का एक में मिलकर जब आगे आती तो उसका नाम पड़ता है शुरुआत में अरुण नदी। कोसी को नेपाल में अरुण बोलते हैं और जब वो इंडिया में आती है तब उसका नाम पड़ता है कोसी। कोसी नदी को जान ही रहे सब लोग, क्या लिखना है इसे? बिहार का शोक या बिहार का दुख इसलिए कहते कि रास्ता बदलती है।
बाढ़ नहीं, बाढ़ तो यहाँ सब नदी में आती है, सबसे ज्यादा रास्ता बदलती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग खतरनाक या दुख। कोसी में पूछा जाए कोसी को शोक क्यों बोलते हैं, तो बोलिए क्योंकि ये रास्ता बदलती। बाढ़ मत बोलना किसमें बाढ़ आता है, बिहार में तो सभी नदी में बाढ़ आता है। क्या जी सुबह वाले बच्चे इधर कहाँ घूम रहे हैं, टीका है ना, ऐसा नहीं कोई लेके चला गया। सुबह के बच्चों को ज्यादा पढ़ाओ, कॉपी मिल छूट जाए तो लेके चले जाना है। आ रहे हैं तुम लोग के बैच में भी आ रहे हैं, अकेला बैच है सुबह वाला बैच, ऊपर ही बैठता है वो, अकेला बैच है जो रोज हम चाय दुकान पर घेरता है कि सर आप पढ़ाइए मत, 5 मिनट ला क्लास में आके फिर चल जाइएगा, सर आइए जरूर आप। हाँ खत्म हो गया भूगोल। कटिहार से बाद एक नदी निकलती है जो सिक्किम से आ रही है, उसका नाम है महानंदा। महानंदा नदी ये आती है कहाँ से, सिक्किम नदी नहीं, सिक्किम से, सिक्किम नदी से कहा आएगी। सुनिए, अच्छा भाई, गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा है। गंगा में मिलने वाली या बिहार में मिलती है, गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा। इसके बाद आते हैं साहेबगंज, इसके बाद आते हैं साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला, कल बताए थे हम, जहां से गंगा निकल गुजरती है। महानंदा कटिहार से थोड़ा अंतिम पोजीशन पे मिलती है, कटिहार जिला में मिलती है लेकिन कटिहार में नहीं मिलती, कटिहार से थोड़ा आगे बढ़ के एकदम अंतिम पॉइंट, बिहार की बाउंड्री बनाती है, बिहार बंगाल की सीमा बनाती है। अब आइए ये बात लिख सकते हैं, झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज, जहां से गंगा गुजरती है। इसके बाद सीधे कहाँ जाते हैं, बंगाल में, और बंगाल में एक जगह है फरक्का, जहाँ फरक्का डैम बना हुआ है, फरक्का बैराज, फरक्का डैम। इसके बाद गंगा जी बढ़ जाती है 2 भागों में। गंगा नदी यहाँ से कितने भागों में बढ़ जाती है, ऊपर वाले शाखा का फिर से बोलते हैं नाम भागीरथी। यानी पूछा जाए गंगा का नाम उत्तराखंड में तो भागीरथी है ही, और किस राज्य में गंगा को भागीरथी बोलते हैं, बंगाल में। बंगाल में आके फरक्का के बाद ये नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, उत्तर वाले का नाम भागीरथी, और जो दक्षिण में आई उसका नाम है पद्मा नहीं हुगली, उसका नाम क्या है जी, हुगली। और हुगली किनारे ही कोलकाता है, हावड़ा ब्रिज जिस पे है। चलिए इतना बनाइए, फिर पेज पलट लेना है जी। बताइए, सब जगह लंबाई बिल्कुल है, लंबाई बिना भाई झारखंड में केवल साहेबगंज को टच करके जाती है, तो बिल्कुल लंबाई। इसको बनाइए आप, पहले इसको बना लीजिए, सबको लिखवाएंगे ना। बिहार में कितनी लंबाई है, 445 किलोमीटर। 445 ज्यादा सही है। बनाओ, पहले बनाओ इसको, सब लोग बनाइए। चलिए जल्दी बनाइए। चलिए सबको एक साथ लिखवाने का काम एक साथ, तो आपको लिखवाएंगे, फिर सब बोले सर कौची बोले, हमें एक एक्स्ट्रा शब्द जो है ना तुम लोग के बैच में बहुत परेशान करते हैं। पानी पीना है, ज्यादा नदी हो गई। चलिए बिहार में लिखे गंगा जी की लंबाई 445 किलोमीटर, ये बिहार में काम आएगा। लेकिन झारखंड में जो आपने पूछा ना, ये बिहार के परीक्षा में आपका काम नहीं आने वाला, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए लिख दीजिए 83 किलोमीटर लिखिए, पर बिल्कुल मत लिखिएगा आप लोग जिनको नहीं लिखना, बिल्कुल बीपीएससी में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जिनको अंदर से तलब है लिखने का वो लिख लें। झारखंड में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर, लेकिन झारखंड का लंबाई क्यों पूछेगा बिहार में, वही या तो टोटल लेंथ पूछेगा या तो बिहार की लंबाई पूछेगा। पर आप लिख लिए
बिहार में गंगा की लंबाई 445, कल ही तो बताए थे 445 किलोमीटर। और गंगा नदी बिहार में कितने जिले से जाती है? 12 जिले से। बिहार में गंगा नदी कितने जिले से? 12। बिहार में कितनी लंबाई? 445। चलिए, झारखंड 83, तुम भी लिखोगे, लिखो 83 किलोमीटर। जब बिहार स्पेशल आएंगे तो लिखवाएंगे, अभी नहीं। अब आइए, अब आ जाओ भैया फरक्का से आगे। फरक्का, गंगा नदी 2 भागों में, नीचे वाला का नाम है हुगली, बात मत कीजिए, हुगली नदी, इसके किनारे कोलकाता है, इसके किनारे कोलकाता, ऊपर में है भागीरथी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी ही भाई अंतिम में बांग्लादेश में आती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है कौन? गंगा, मतलब भागीरथी वाला हिस्सा। हुगली वाला हिस्सा प्रवेश नहीं करती। हुगली गिर जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अब सुनिए, यहां पर एक जगह है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर। इसका नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी किसमें मिलती है? हुगली में। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, और इसे जैविक रेगिस्तान भी कहते हैं। इसे जैविक रेगिस्तान भी कहते हैं। दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट, बायोलॉजिकल डेजर्ट कहते। क्वेश्चन आता है, भारत की एकमात्र नदी जिसको बायोलॉजिकल डेजर्ट सौर ऑफ बंगाल कहते हैं, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी के दोनों किनारों पर इतना ज़्यादा फैक्ट्री और डेवलपमेंट हुआ कि नदी हो गई प्रदूषित, जिससे जीव जंतु काफ़ी मात्रा में ख़त्म हो गए। इसीलिए इसका नाम पड़ गया बायोलॉजिकल डेजर्ट। इसका नाम बायोलॉजिकल डेजर्ट इसलिए पड़ा, हालांकि अब इससे भी ज़्यादा प्रदूषित साबरमती है, इससे भी ज़्यादा प्रदूषित यमुना है। लेकिन उस जमाने में इसमें कई सारे ऑर्गन्स खत्म हो गए, ऑर्गेनिजम्स, इस वजह से इसका नाम पड़ गया जैविक रेगिस्तान। एक बार नाम पड़ जाता है तो पढ़ ही जाता है। अब बंगाल का शोक भी किसको बोलते हैं? दामोदर को। और उड़ीसा का शोक महानदी को, उड़ीसा का शोक महानदी। और बिहार का शोक कोसी, और बंगाल का शोक दामोदर। दामोदर को बंगाल का शोक, महानदी को उड़ीसा का शोक, और कोसी को बिहार का शोक। अब सुन, अभी तो दामोदर कहाँ थे गुरु? दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहते हैं, उसके दोनों किनारों पर इतनी फैक्ट्री लगाई गई कि नदी प्रदूषित हो गई। रुको ना, प्रदूषित हो गई, जिससे बहुत सारे जीव जंतु गायब हो गए। इसी डेजर्ट माने कुछ न रहे तो डेजर्ट, इसीलिए बायोलॉजिकल डेजर्ट बोलते हैं। शोक इसके लिए शोक बोलते हैं, बाढ़ आता था पहले, अब ना बोलते हैं, पहले बोलते थे। आओ इधर भाई, हुगली वाला शाखा ये बांग्लादेश में नहीं जाती, भागीरथी वाला शाखा जाती है। भागीरथी वाला जो शाखा बांग्लादेश में जाती है तब उसका नाम पड़ता है पद्मा। गंगा को बंगाल में भागीरथी और हुगली, और बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। पद्मा नदी, जिसमें इधर से आ रही है एक नदी ब्रह्मपुत्र। कौन नदी आ रही है? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में सब जगह नहीं, आधे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और आधे बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं जमुना पता है आपको? इधर एक नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र में, इस नदी का नाम है तीस्ता। तीस्ता नदी जब मिलती है ना ब्रह्मपुत्र में, तब उसका नाम पड़ता है जमुना। ब्रह्मपुत्र में जहाँ तीस्ता मिलती है, तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी निकल रही है जेमू हिमनद से, जेमू हिमनद से निकल रही है। बनाइए इसको। इतना टाइम हम नहीं देंगे नदी में, बहुत टाइम दे दिया आप लोग। धीरे धीरे जो उतारते हैं ना, ये उतारना गलत बात है। तो फिर हम सीधे कहेंगे लिखो गंगा नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ गिरती है,
सहायक नदी का नाम, टोटल लंबाई। अब चलिए दूसरा नदी में, अब 10-10 मिनट में एक नदी खत्म। ऐसे धीरे लिखिएगा तो अब ऐसे लिखवा देंगे, मैप ना बनवाएंगे तो क्या करिएगा, जल्दी जल्दी में हमारे पर प्रेशर है, हम क्या करें। चलिए आगे सुनिए। ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी मिलती है आकर तीस्ता। तीस्ता नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है और निकलने के बाद दीदी के घर में आती है, यानी ममता दीदी, और उसके बाद हसीना के घर में चली जाती है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, तो भैया नो, प्रधानमंत्री बांग्लादेश की। भाई सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में आती है, और उसके बाद ये बांग्लादेश में आके मिलती है किससे, ब्रह्मपुत्र से। जहां पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है तीस्ता, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ जाता है जमुना। यानी आधे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं। जहां तीस्ता मिलती है उसके बाद से इसका नाम पड़ता है जमुना, और जमुना के रूप में ही पद्मा में मिल जाती है। बांग्लादेश में एक जगह है ग्वाल्डो, ग्वाल्डो नामक स्थान पर, ग्वाल्डो नामक स्थान पर ये मिलती है, किसमें, पद्मा में। हाँ, बांग्लादेश भारत के बीच में है। भारत और बांग्लादेश में पानी के बंटवारे का विवाद है। बांग्लादेश आरोप लगाता है कि बरसात में पानी छोड़ देता है भारत, और जाड़ा गर्मी में रोक लेता है, तो हम पानी के बिना गर्मी में मरने लगते हैं और बरसात में बहने लगते हैं। ऐसी बात नहीं, इंडिया कभी ऐसा कर सकता है क्या। अब सुनिए सुनिए, जहां पर ब्रह्मपुत्र पद्मा से मिलती है, तो पद्मा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसको बोलते हैं मेघना। पद्मा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं, यानी पद्मा में जब ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, यानी गंगा में जब ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, तब उसी का नाम पड़ता है मेघना। यानी बांग्लादेश में गंगा का दो नाम, पद्मा भी और मेघना भी। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो ज्यादा सही होगा पद्मा। तो पद्मा नदी में जब जमुना मिलती है, तब पद्मा का ही नाम पड़ जाता है मेघना, और मेघना के रूप में ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको बनाइए, हो गया क्या। मेघना मेघालय में बहती है। रुकिए 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 साहब, बनाइए पहले ना, हम आएंगे डेल्टा पर, हम लोग वहां बाघ को पकड़ के खेलेंगे। देखिए, एक सेकेंड हटिए, सुनो भाई, दामोदर को छोड़ देना, दामोदर को छोड़ देना, हुगली से लेते हुए, हुगली को ले लेना, और हुगली से होते हुए एक लाइन खींचना पद्मा तक, और पूरा ब्रह्मपुत्र को लेते हुए एक ट्रायंगल बना लो। कोई बात नहीं, अरे वो ट्रायंगल बनाने में क्या दिक्कत है तुम्हें भाई। हुगली को लेते हुए, पद्मा से ब्रह्मपुत्र को लेते हुए एक ट्रायंगल बनाओ। ये मिट्टी का जमाव है, पता है आपको। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में मिलने से पहले वहां मिट्टी का क्या करती है, जमाव करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में मिलने से पहले आपको पता है ना कि लाखों टन मिट्टी नदी काट के लाती है और समुद्र में जमा करती है। समुद्र में मिट्टी जो जमाव होता है मिट्टी का, उसी को डेल्टा कहते हैं। समुद्र में ट्रायंगुलर, नदी के मुहाने पर समुद्र में जो मिट्टी का जमाव होता है त्रिभुजाकार, उसी को बोलते हैं डेल्टा। और यहां पर जो डेल्टा है उसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, या इसी को बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इसी का दूसरा नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। पूछा जाए कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को किस नाम से जानते हैं, सुंदरबन। यहां पर एक पेड़ मिलता है सुंदरी, सुंदरी वृक्ष के मिलने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सुंदरबन। एक लाइन लिखो, अगर बना लिए तो। काहे ना बनाए, हम बोलना हमको पहले ही बंद कर देना था।
हो गया जी? हाँ बोलिए, थोड़ा शांति रखिए, इनको कुछ बोल रहे हैं, बोलो। उत्तर प्रदेश में, हाँ। अब देख लीजिए भाई, हर जगह लंबाई तुम पूछोगे हमसे, हर राज्य में गंगा की लंबाई आपको नहीं मिलेगा। डालिए गूगल में, डालिए गंगा की लंबाई उत्तर प्रदेश में, आ जाएगा। हाँ हाँ जी, अब लिखो, सुंदरबन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब भारत नहीं बोलो, विश्व का लिख लो। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, लिख देना। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहां रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। यहां रॉयल बंगाल टाइगर, शाही बंगाली बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर, यहां शाही बंगाली बाघ। रॉयल का मतलब नहीं जानते, शाही होता है, नहीं बोलते, बड़ा रॉयल फैमिली है, मतलब शाही परिवार है। यहां रॉयल, प्लीज थोड़ा सा सही है, टीचर वाला बात है तो टीचर जैसा रहिए ना, थोड़ा सा अपनी मर्यादा को जान। ये पुलिस का बैच तो नहीं है, मानिएगा। सिपाही के बैच में ऐसे होता है कि हुआ सिटी कुछ हो कमेंट कर दिया। ये मास्टर का बैच है। आपको मास्टर बनने के बाद इस देश का भविष्य निर्माण करना है। ऐसा होता था जब हम दिल्ली में पढ़ाते थे, हरियाणा पुलिस का बैच। चलो लिखो, यहां रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। लिखो यह बाघ, लिखो यह बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। लिखो यह बाघ, यहां रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। लिखे, कहाँ नहीं लिखे, लिखो ना भाई, कैसा। लिखो यहां रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। यहां रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। लिखे, यह बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु। पूछा जाए क्या बाघ, कौन सा बाघ? रॉयल बंगाल टाइगर। कब से? 1973 से। कब से? उससे पहले लायन था भारत के, भैया उससे पहले 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, लायन। 1900 क्या तुम बात कर रहे हो? इससे पहले भारत के राष्ट्रीय पशु शेर था, 1973 से हो गया रॉयल बंगाल टाइगर। क्लियर है? अच्छा, चीज और लिखिए, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी, लिखो पॉइंट, जानते हो तो छोड़ दो। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। अगला लिखिए, भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। गंगा नदी का डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी का डॉल्फिन। गंगा नदी का डॉल्फिन। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी का डॉल्फिन। अच्छा, एक पॉइंट और लिखो, गंगा नदी के सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू किया गया था। गंगा, राजीव गांधी के समय। गंगा नदी के सफाई के लिए, गंगा नदी के सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ। एक बात जानते हो, तुम जब बीच में गप करते हो ना तो चीजें मिस हो जाते हैं, नुकसान आपका होता है। अभी हम लिखवाने वाले, अभी याद आया फिर से, रॉयल बंगाल टाइगर जो है, क्या फिर से 1985 में शुरू हुआ। देखिए, आप लोग जब धीरे लिखते हैं, बीच में गप करते हैं, तो आपका नुकसान ये होता है कि हमारे पास कोई किताब कॉपी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस होता है। और जैसे आप कुछ बीच में बोलते हैं ना, हम आप लोग को हमेशा बोले हैं कि जब हम बोलते रहें
तब आप बीच में कुछ मत टोकिए कि सर क्या बोले नहीं बोले, प्लीज, क्योंकि उससे नुकसान आपको, चूंकि जब हम किताब से देखे तो पढ़ा नहीं रहे, तो जो प्रोसेस में आता है बता देते हैं। अभी हमको बताना था रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ कहाँ मिलता है, तो 4 देश में मिलता है, उस समय भूल गए, अभी याद आया ना तो छूटिए जाता आपका। रॉयल बंगाल टाइगर 4 देश में मिलता है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। रॉयल बंगाल टाइगर 4 देश में मिलता है। रॉयल बंगाल टाइगर 4 कंट्री में मिलता है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो आप लोग जो है ना, जब जो चीज़ें आपके फायदे के लिए सोचते रहिए, बीच में ही जब बोलते रहे तो बीच से आप ही बोलेंगे तो गलत है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, हम छोड़िए देंगे तो हमको क्या होगा उससे, हमको तो आता है, आपको नहीं आएगा। चलिए, तो हम लोग आज यहीं तक करेंगे क्लास। हाँ, नेपाल, भूटान, कैसा लगा आज की क्लास? हाँ, तो आगे आ जाओ, तुम आगे आओ, निकल के यहाँ आओ, उधर आ जाओ, बीच से आ जाओ, आगे आओ। फिजिक्स